सन 2000 में जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी शादी के 6 महीने के अंदर अंदर जो मेरे हस्बैंड थे वो बैरून मुल्क जॉब के लिए चले गए थे। जब वो जॉब के लिए बैरून मुल्क गए थे तो उस वक्त उन्होंने गुलिस्तान जौहर का एक अपार्टमेंट मुझे किराए पे लेके दे दिया था। अब कुछ अरसे तक हम लोग इस अपार्टमेंट में रहते रहे। मेरे साथ उस अपार्टमेंट में मेरी बहन रहा करती थी, लेकिन कुछ अरसे के बाद उस अपार्टमेंट के जो मालिक थे उन्होंने कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से हमें कहा कि ये जो अपार्टमेंट है इसको खाली कर दें। शायद उनके घर में प्रॉपर्टी को लेके कोई लड़ाई चल रही थी। खैर, उन्होंने जो टाइम दिया वो 15 या 20 दिन का टाइम था, जो कि बहुत कम टाइम था। खैर, काफ़ी कोशिशों के बाद मैंने एक घर तलाश किया जो कि ग्राउंड प्लस 3 पे मुश्तमिल था। अजीब बात ये थी कि ग्राउंड फ्लोर पे मालिकान रहा करते थे, जबकि जो फर्स्ट फ्लोर था वो मुकम्मल तौर पे खाली था, या बज़ाहिर ऐसा लगता था जैसे वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा हॉल बना हुआ है। खैर, सेकंड फ्लोर पे हमारे उनसे मामलात तय पाए और जो भी एडवांस वगैरह का सिलसिला होता है, एडवांस देने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे रिहाइश अख्तियार की। अब सच्ची बात यह है कि जब पहली दफ़ा मैंने वो घर देखा था तो मुझे देखते ही कुछ अजीब सी वाइब्स आ रही थी, लेकिन क्योंकि कम पैसों में और आप कह सकते हैं कि आसानी से ये घर मिल गया था और हमारे पास क्योंकि टाइम भी बहुत कम था, तो मैंने चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी इस घर को किराए पे हासिल कर लिया था। ये जो शुरू का एक हफ़्ता था, आप कह सकते हैं कि जो शुरू के 5 दिन थे वो बहुत सुकून से गुजरे, लेकिन जैसे ही छठा दिन शुरू हुआ तो बहुत सारी अजीब सी बातें थीं जो ना सिर्फ होना शुरू हो चुकी थीं, बल्कि अब हम लोगों को एहसास होना शुरू हो चुका था कि इस घर में आने के बाद हमने कितनी बड़ी गलती की है। जैसे कि रात के तकरीबन 2 या ढाई बजे का टाइम था और मैं अपने हस्बैंड से इंटरनेट पे बातचीत कर रही थी। अब जब मैं अपने हस्बैंड से बातचीत कर रही थी तो मेरे हस्बैंड ने ही मुझे कहना शुरू किया कि क्या हमारे घर के करीब में किसी की शादी हो रही है। जब उन्होंने इस तरह का सवाल किया तो मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, और जब मैंने उनसे पूछा तो वो कहने लगे कि मुझे पीछे से किसी के गाना गाने की या किसी के गुनगुनाने की मुसलसल आवाज़ें आ रही हैं। अब उनके बोलने तक तो मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी, या शायद मैं गौर नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे ही मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कहा तो उसके बाद से मैंने जो भी आवाज़ें थी उन आवाज़ों पे गौर करना शुरू किया, और वाकई में ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की बहुत ही सुरीली आवाज़ में कोई गाना गुनगुना रही है, और बज़ाहिर ऐसा लगता है जैसे कोई इंडियन सॉन्ग है जिसको गाया जा रहा है। ये जो आवाज़ थी ये इस कदर सुरीली आवाज़ थी कि दिल चाहता था कि इस गाने को या इस आवाज़ को बार बार सुने। लेकिन अजीब बात ये थी, ये जो गाना गाने की आवाज़ आ रही थी ये मेरे बहुत ही करीब से आ रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बराबर वाले कमरे में या शायद मेरे नीचे वाले फ्लोर पे कोई मौजूद है जो मुसलसल गाना गा रहा है। खैर, कुछ देर तक ये गाना गाने की आवाज़ें आती रहीं और बिल आखिर जब मैंने अपने हस्बैंड से बातचीत मुकम्मल की तो मैं फ़्रेश होने के बाद सोने के लिए जाके लेट गई। अब मुझे लेटे हुए मुश्किल से 15 या 20 मिनट गुजरे होंगे, यानी कि आप कह सकते हैं कि रात के 4 या सवा 4 बजे का टाइम था। मुझे ऐसा लगने लगा कि जो हमारी छत है, यानी कि जो हमारा फ्लोर था, उसके ऊपर छत मौजूद थी। तो उस छत के ऊपर कोई ना कोई मौजूद है या फिर मुसलसल वॉक कर रहा है। अब क्योंकि हम भी किराएदार थे तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि मालिक मकान की फैमिली के कोई लड़के वगैरह हों जो छत पे जाके दोस्तों के साथ बैठे हुए हों। खैर, मैंने करवट बदली और आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद आंखें बंद की तो कुछ देर के अंदर अंदर मेरी आंख लग गई। इसी तरह 2 या 3 दिन मज़ीद गुजरे। इत्तफाक से मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ किसी प्रोग्राम में गई हुई थी।
जबकि मेरे घर पे यानी सेकंड फ्लोर पे मेरी जो बहन थी वो अकेली मौजूद थी। मेरी बहन बताती है कि मैं नहाने के लिए जब वॉशरूम के अंदर गई तो उसके 5 या 7 मिनट के बाद मुझे ऐसा लगा कि वॉशरूम का जो रोशनदान है वहाँ से एकदम से कोई रोशनी सी गुजरी है। अब ये जो रोशनदान था, ये जैसे आप छोटी सी खिड़की भी कह सकते हैं, यहाँ से आसमान की तरफ देखा जा सकता था। ये जो रोशनी थी ये बाकायदा आसमान के ऊपर से ये ऊपर की तरफ से जाती हुई महसूस हुई थी। खैर मैंने सोचा कि हो सकता है कि कोई टॉर्च लाइट वगैरह हो, या जैसे एयरपोर्ट पे लाइट्स वगैरह मौजूद हुआ करती हैं, इस तरह की कोई लाइट हो जो किसी ने तमाम घरों पे या इस एरिया में मारी हो। उसके तकरीबन 2 या 4 मिनट के बाद अब मुझे लगने लगा कि जो हमारा वॉशरूम है यानी जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, इस वॉशरूम की जो छत है उस छत के ऊपर किसी ने तेज़ी से भागना शुरू किया है। ये जो भागने की आवाज़ थी ये मुसलसल आ रही थी और बाकायदा लग रहा था जैसे कोई बार बार अपने कदम ज़ोर ज़ोर से ना सिर्फ छत पे रख रहा है बल्कि शायद वो भागने के साथ साथ उछल कूद भी कर रहा है। अब जब ये आवाज़ें आ रही थीं तो पहला इम्प्रेशन यही था जैसे मालिक मकान के बच्चे या उनके लड़के छत पे मौजूद हैं जो अपने दोस्तों के साथ या तो क्रिकेट खेल रहे हैं या किसी भी किस्म का शोर कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पे ख़राब हुई। मेरी बहन बताती है कि जब मैं वॉशरूम में नहाने के लिए गई थी तो मैंने इंश्योर किया था कि पूरे घर के अंदर जितने भी दरवाजे हैं वो मुकम्मल तौर पे लॉक हैं। खैर उसके बावजूद भी मेरी बहन बताती है कि जो वॉशरूम का गेट था उस गेट के ऊपर बाकायदा किसी ने आके नॉकिंग शुरू की और ये जो नॉकिंग थी ये इस कदर ज़ोरदार थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत जल्दी में या ज़ोर ज़ोर से दरवाजे के ऊपर हाथ मार के या लात पाँव मार के इस दरवाजे को तोड़ना चाहता है। अब जैसे ही किसी ने ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पे लाते और हाथ मारना शुरू किए तो मेरी बहन तो बहुत बुरी तरह डर चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने हौसले से काम लिया और नीचे की तरफ से जहाँ पे थोड़ी सी झिर्री मौजूद थी बाहर की तरफ झांकना शुरू किया। मेरी बहन बताती है कि जैसे ही मैंने उस झिर्री से बाहर की तरफ देखना शुरू किया तो मैंने देखा कि दो बहुत काले काले से अजीब से पैर हैं जिनकी एड़ियाँ आगे की तरफ हैं जबकि उनकी जो उंगलियाँ हैं वो पीछे की तरफ हैं। इसके साथ साथ ये जो पाँव थे, इन पाँव पे बेतहाशा काले काले बाल मौजूद थे और ऐसा लग रहा था जैसे जो पाँव हैं ये किसी इंसान के नहीं बल्कि किसी इंसान और जानवर के पाँव मिलाने के बाद जो कुछ बना करता है उस तरह के पाँव हैं। खैर मेरी बहन को पहला इंप्रेशन यही आया कि शायद जो भी दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है उसने पीठ बहन की तरफ की हुई है। लेकिन जबकि मेरी बहन उन पाँव पे गौर कर ही रही थी, इसी दौरानिए में वो जो भी दरवाजे की बाहर की तरफ मौजूद था उसने आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर की तरफ यानी गेट से आगे की तरफ बढ़ना शुरू किया। मेरी बहन बताती है कि जैसे जैसे वो जो भी मखलूक थी वो आगे बढ़ती चली जा रही थी वैसे वैसे उसका जो जिस्म था वो आधे से पूरे की तरफ नज़र आना शुरू हो चुका था। मेरी बहन ने देखा कि एक औरत है जिसके पाँव उल्टे हैं और उसके बहुत लंबे लंबे कर्ली हेयर्स हैं। उसने बज़ाहिर सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है और वो मुसलसल वॉशरूम के बाहर की तरफ कभी एक तरफ जाती है कभी दूसरी तरफ जाती है और ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी की तलाश में है। अब ये सब जो सूरत हाल थी, इस दौरानिए में मेरी बहन के मुसलसल पसीने छूट रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ऊपर की सांसें ऊपर और नीचे की नीचे हो चुकी हैं। वो चाहने के बावजूद भी ना कुछ कर पा रही थी, ना ही उसके मुंह से कोई आयत निकल रही थी। एक अजीब सूरत हाल थी जो दरपेश थी। खैर इसी दौरानिए में देखते ही देखते वो जो भी औरत थी वो सामने जो बाहर निकलने का दरवाज़ा था उसको खोलने के बाद देखते ही देखते बाहर की तरफ चली गई और उस औरत के घर से बाहर निकलने के 15 मिनट बाद
जब मेरी बहन बाहर आई तो उसने बाकायदा देखा कि इस पूरे फर्श पे उल्टे कदमों के निशानात मौजूद थे, और ये जो निशानात थे ये बाकायदा खून आलूद निशानात थे, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई ज़ख्मी औरत अभी यहाँ से कुछ देर पहले चलती हुई गई है। ये जो वाक़या था ये इस कदर खौफनाक वाक़या था कि जैसे तैसे मेरी बहन ने मेरे आने का वेट किया, और उसके बाद वो इस कदर डर चुकी थी कि वो कहने लगी कि आप ही मुझे मज़ीद इस घर में नहीं रुकना। लेकिन इस घर को इतनी जल्दी छोड़ना हमारे लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी हम 6 महीने का एडवांस दे चुके थे, और मेरा यही ख्याल था कि जब तक मेरे हस्बैंड वापस नहीं आते या मुझे अपने पास नहीं बुला लेते, ये जो टाइम है ये हमें यहीं पे स्पेंड करना पड़ेगा। खैर, इस वाक़ये के बाद मैंने मालिक मकान से बातचीत की तो उनका कहना था कि आपकी बहन का वहम होगा, हम तो सालों से यहाँ पे रहा करते हैं और हमने कभी भी इस तरह की कोई भी बात महसूस नहीं की। अच्छा, जब मालिक मकान ने इस तरह से कहा तो मैंने भी अपनी बहन को कुछ बातें बना के समझाना शुरू किया। मैंने उसको कहा कि हो सकता है तुमने कोई ख्वाब देखा हो, या फिर हो सकता है कि ये तुम्हारा वहम हो। खैर, आज के बाद जब भी मैं बाहर जाऊंगी तो तुम्हें घर में अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे इस तरह से समझाने पे जो मेरी बहन थी वो तकरीबन समझ चुकी थी, और उसके बाद से मैंने भी जो अजीब बातें थीं उनको नोट करना शुरू कर दिया था। जैसे कि अक्सर ऐसा होता कि जो भी हमारे घर में फ्रूट वगैरह मौजूद होते या जितनी भी वेजिटेबल्स होती, तो वो हम जब भी लेके आएँ, यानी जैसे हम फ़र्ज़ करें आज लेके आए हैं, तो वो बड़ी मुश्किल से एक रात तक ठीक रहते, और जैसे ही सुबह होती तो ऐसा लगता है जैसे जो भी फ्रूट हैं या जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो सारी की सारी काली पड़ चुकी हैं। जबकि हमारे मुल्क में या हमारे शहर में इतनी जल्दी फ्रूट्स वगैरह ख़राब नहीं हुआ करते। खैर, इसी तरह तकरीबन 7 या 8 दिन मज़ीद गुज़रे, और इत्तफाक से रात के 3 साढ़े 3 बजे मेरी आँख खुली। अब जब मेरी आँख खुली और मैंने अपना मोबाइल चेक किया तो मेरे हस्बैंड की 3 या 4 ना सिर्फ मिस कॉल्स आई हुई थी बल्कि उनके मैसेज आए हुए थे। खैर, मैंने सोचा कि इनको कॉल करती हूँ और पूछती हूँ कि अल्लाह खैर करे, इतनी रात में आप कॉल क्यों कर रहे थे। बहरहाल, जैसे ही मैंने अपने हस्बैंड को कॉल मिलाई तो उनका कहना था बस वैसे ही एकदम से तुम्हारा ख्याल आया तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे बात कर लेता हूँ। खैर, हम लोगों ने बातें करना शुरू की, और बात करते करते मुश्किल से 15 या 20 मिनट गुजरे होंगे। किसी दौरानिए में मुझे एकदम से लगा कि जैसे जो हमारा कॉरिडोर है उस कॉरिडोर की तरफ से कोई एकदम से तेज़ी से गुजरा है। अब मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन मैं अपने हस्बैंड से बात करने के बावजूद भी मुसलसल कॉरिडोर की तरफ देख रही थी। उसके बाद जो मैंने मंज़र देखा वो मंज़र मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तरीन मंज़र था, और मैं दुआ करती हूँ कि आप में से कोई भी इस तरह का मंज़र ना देखे। मैंने देखा कि एक औरत जिसका कद तकरीबन 5.5 फीट के दरमियान होगा वो कॉरिडोर से बाहर की तरफ आई है। उसने शायद ब्लैक कलर का गाउन या इस तरह की कोई चीज़ पहन रखी है। इसके साथ साथ उसकी जो आंखें हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे उसकी जो भी आई बॉल्स हैं वो सफ़ेद कलर की हैं। अजीब बात ये थी कि उस औरत के जो होंठ थे, ऐसा लग रहा था जैसे उसके होंठ जो हैं वो बहुत ज़्यादा फूले हुए हैं, और उसके साथ साथ उसके होंठों को सुई या धागे के साथ सिया गया है। कुछ अजीब से तरीके से वो ना सिर्फ चल रही थी बल्कि मेरे सामने ही सामने कॉरिडोर से वॉशरूम की तरफ गई, और वॉशरूम के अंदर जाने के बाद देखते ही देखते गायब हो गई। कुछ देर तक तो मेरी समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या है। मैं सोच रही थी, मैं सकते किसी हालत में थी। उधर दूसरी तरफ से मेरे हस्बैंड मुझसे मुसलसल पूछ रहे थे कि तुम एकदम से खामोश क्यों हो गई हो।
तकरीबन 15 या 20 मिनट तक जब मेरे सेंसेस बहाल हुए और मैंने इस बात पे गौर करना शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो कुछ मैंने देखा है वो बहुत ही खौफनाक था। ये जो वाक़या था, अगर इस वाक़ये का ज़िक्र मैं अपनी बहन से कर देती तो मुझे यकीन था कि जो मेरी बहन है वो उसी वक्त उसी रात इस घर को छोड़ के ना सिर्फ चले जाएगी बल्कि उसके बाद वो इस घर की तरफ कभी भी देखेगी भी नहीं। हर आने वाले दिन के साथ साथ ये जो वाक़यात थे न सिर्फ बढ़ते चले जा रहे थे बल्कि अब लगने लगा था कि अगर हम लोग यहाँ पे मज़ीद रुके तो ये जो भी मखलूक है या जो भी औरत है जो हमें नज़र आया करती है ये हमारी जान ले लेगी। खैर, इस दौरानिए में मैंने अपनी दोस्तों से या जो भी मेरे जानने वाले थे उनसे मशवरा किया तो उनका ये कहना था कि किसी आमिल से या किसी इस तरह के शख्स से राब्ता करें और उसको अपने घर का विज़िट करवाएं। अब बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके एक साहब का पता चला जिनके बारे में सुना हुआ था कि उस तरह के मामलात को देखा करते हैं। खैर, उनसे रब्ता किया गया और उनसे रिक्वेस्ट की गई कि टाइम निकाल के हमारे घर में आएँ और हमारे घर का मुआयना करें। अल्लाह अल्लाह करके जिस दिन उनको आना था तो उनके आने से 1 या 1.5 घंटे पहले, यानी कि रात के तकरीबन 8:30-9 बजे का टाइम था, मैं किसी काम से गेट खोल के, यानी जो हमारा ऊपर का गेट था उससे निकल के स्टेयर्स की तरफ बढ़ने लगी। अब ये जो स्टेयर्स थी जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आया करती थीं, ये आम तौर पे अंधेरे में डूबी रहा करती थीं। खैर, जैसे ही मैं उन स्टेयर्स से नीचे की तरफ आने लगी तो एकदम से जो हमारे नीचे वाला फ्लोर था उस फ्लोर की स्टेयर्स पे जब मेरी नज़र पड़ी तो मैंने कुछ अजीब सी मखलूक देखी। मैंने देखा कि एक बहुत लंबा सा, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही चौड़ा सा आदमी है जो कि पूरी सीढ़ियों पे ना सिर्फ लेटा हुआ है बल्कि अजीब बात ये थी, उस आदमी को जो चेहरा था ऐसा लग रहा था जैसे किसी बकरे या घोड़े का या इस तरह का चेहरा है। कुछ अजीबुल खलकत मखलूक न सिर्फ सीढ़ियों पे मौजूद थी बल्कि वो इस कदर लंबी और इस कदर चौड़ी थी कि जितनी भी ये 12 या 15 सीढ़ियाँ थीं उन पूरी सीढ़ियों पे फैली हुई थी। जैसे ही मैंने इस स्टेयर्स पे इस तरह की मखलूक को देखा तो अगले ही लम्हे मैं ना सिर्फ वापस पलटी, मैंने उसी वक्त फ़ैसला कर लिया था कि जो भी आलिम हैं, जो भी आमिल साहब आने वाले हैं, वो भले कुछ करें ना करें, इस घर को मैं 2-3 दिन के अंदर अंदर छोड़ दूंगी। और ऐसे ही हो कि जब वो आमिल साहब आए, उन्होंने पूरे घर का जायज़ा लिया तो उन्होंने हमसे 1 या 2 दिन का टाइम मांगा। और 2 दिन के बाद जब हमारी उनसे मुलाकात हुई तो कहने लगे कि बीबी, यहाँ पे जो मखलूक़ात मौजूद हैं उनसे मुकाबला करना मेरे बस की बात नहीं है। अगर आप मेरा मशवरा माने तो आप इस घर को छोड़ दें। और ऐसे ही हुआ कि 3 दिन के बाद मैंने ना सिर्फ उस घर को छोड़ दिया बल्कि उस पूरे मोहल्ले में जितने भी लोग रहा करते थे मैंने उन सबको बताया कि ये जो घर है, इस घर में मुख्तलिफ मखलूक़ात रहा करती हैं। तो उन मोहल्ले वालों में एक साहब थे, उन्होंने हमें बताया कि अब से तकरीबन 10 या 12 साल पहले एक औरत और एक आदमी ने इस घर के अंदर न सिर्फ ख़ुदकुशी की थी बल्कि उन्होंने अपने ऊपर तेल डाला था और तेल डालने के बाद आग लगाई थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो इस घर का मालिक मकान था वो इन बातों को अब तक मानने को तैयार नहीं था। खैर, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी और मेरी बहन की ना सिर्फ उस घर से जान छूटी बल्कि अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद से मेरे और मेरी बहन के साथ इस तरह के वाक़यात पेश आना बंद हो गए।